गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अपनी कक्षा में कारक के बारे में पढ़ा था और मुझे अच्छे से विश्वास है कि आप लोगों को कारक समझ में आ गया होगा। उसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी आई हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझसे वापस उस परेशानी के बारे में पूछ सकें। इसी के साथ हम आज अपना एक नया अध्ययन बिंदु शुरू कर रहे हैं और जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने पढ़ा है, आप उसे पहचानते हैं। बस बात यह है कि जब अगर हम उसे एक्सप्लेन करना हो या किसी को समझाना हो तो हम उसको समझा नहीं पाते। इसलिए आज हम उस विषय के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे और वो अध्ययन बिंदु हमारा है विशेषण। विशेषण आप सबको अच्छे से पता है कि विशेषण कहते किसको हैं? जो विशेषता बताए, कोई किसी के बारे में कोई अच्छी सी बात बताए, किसी को कोई उपमा दे। अब किसके बारे में दे हमको ये भी पता है। वाक्य में जब कर्ता होता है उस कर्ता के बारे में कोई उपमा देना या उसके बारे में कोई अच्छी बात कहना, कोई विशेष बात उसके बारे में कहना। तो अर्थात जब कर्ता की विशेषता बताई जाए और आपको ये भी अच्छे से पता है कि कर्ता हमारे वाक्य में हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के रूप में आता है, यानी कि कर्ता की विशेषता बताना या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना दोनों एक ही बात है। अगर हम इसे परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो सीधी सी बात है कि जहाँ जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तथा इसी के साथ एक छोटा सा बिंदु और होता है कि विशेष। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि विशेष्य क्या चीज़ है तो आप विशेषण और विशेष्य में कोई विशेष अंतर नहीं कर पाते और दोनों की एक ही चीज़ बता देते हैं। नहीं, दोनों में बहुत अच्छे से अंतर है। जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसी के साथ विशेष्य थोड़ा सा अलग है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य एक पैर के रूप में, एक जोड़े के रूप में आ सकता है। दोनों समान नहीं हो सकते, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और विशेषता अपने आप में विशेषण है। यानी संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम की जब हम विशेषता बताते हैं तो वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन इसी के साथ जब संज्ञा और सर्वनाम है उन्हें हम विशेष्य कह सकते हैं। सीधी सी बात है, गाय काली है तो काली उसकी विशेषता है, यानी हम काली किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाय की। और हमारी विशेष्य की परिभाषा ये कहती है कि जिसकी विशेषता बताएं, यानी हम गाय की विशेषता बता रहे हैं तो गाय विशेष्य हो गया। तो एक चीज़ सीधी सी बात है, वाक्य में कर्ता हमेशा संज्ञा सर्वनाम के रूप में आता है, विशेषता संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है। ठीक है, तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अर्थात विशेष्य हमेशा किस रूप में आएगा? संज्ञा और सर्वनाम के रूप में। ठीक है, और जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और दोनों में अंतर भी पता चल गया होगा। एक छोटा सा जैसे मैंने लिखा है, सीता बहुत मधुर गाती है, तो यहाँ पर सीता क्या हुआ? विशेष्य है और मधुर विशेषण है। इसी के साथ विशेषण के 4 भेद हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, साथ में सार्वनामिक विशेषण, इनके और भी कई उपभेद हैं जो हम अपने इस अध्याय में साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। गुणवाचक विशेषण आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। किसी व्यक्ति के रूप रंग के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, किसी स्वाद के बारे में, किसी चीज़ की बनावट के बारे में जो भी हम विशेष बातें करते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण आ जाता है। गुणवाचक विशेषण में
हम उसकी सामने वाले के रूप रंग, उसकी बनावट, किसी स्थान की विस्तार या उसका संकीर्ण सिकुड़न, इन सब के बारे में बताएं। कोई दिशा सूचक बात करें, किसी की योग्यता के बारे में बात करें, किसी के अच्छे बुरे के बारे में बात करें, तो वो सब किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार आदि के बारे में हम विशेषता बताएं तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाती है। इसी के बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। तो जो नाम है वही विशेषता हो गई। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जिसका हम नाप तोल करें, मेजरमेंट करते हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं मेजरमेंट। आप लोग बाहर शॉप पर भी जाते हैं, अपने घर के छोटे मोटे सामान लेने जाते होंगे, तब आप देखते होंगे एक दुकानदार बहुत सी चीज़ों को तोल कर देता है तराजू के अंदर। तो जो माप तोल हम करते हैं, किसी का वजन जो हम जानते हैं, ऐसे शब्दों से अगर किसी की हम विशेषता बताते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित। इस के जो इन दोनों नाम से ही चीज़ सीधी से समझ में आ जाती है। जहाँ परिमाण यानी नाप तोल बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, मैं 2 किलो आलू लाया, मैं 4 लीटर दूध देकर आया, तो ये 2 किलो आलू है, ये 4 लीटर दूध है, ये माप तोल ही तो है और ये निश्चित माप तोल है। तो वहाँ पर हम कौन सा हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसी के साथ अनिश्चित, बिल्कुल इसका अपोजिट, जहाँ निश्चितता ही नहीं है। नाप तोल तो है किसी चीज़ का, लेकिन निश्चित नाप तोल नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा हो गया? अनिश्चित। यानी कि माली ने बहुत सारे फूल तोड़ दिए, तुम थोड़ी सी चीनी दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक निश्चित, थोड़ी सी मतलब सामने वाला किसी निश्चित आकार से हम निश्चित बर्तन में ले जाकर चीनी तो देगा, निश्चित वजन की, लेकिन उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम उसका नाप तो एक निश्चित चीज़ में नहीं कर सकते। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कितना भी हो सकता है, कटोरी भर के भी हो सकता है, चम्मच भर के भी हो सकता है। तो जहाँ पर निश्चितता नहीं हो वो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और जहाँ निश्चितता है वहाँ पर निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी के बाद तीसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल जैसा परिमाणवाचक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण में नाप तोल आ रहा है और यहाँ पर संख्या आ रही है, आपकी काउंटिंग आ रही है। यानी कि जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु के हिसाब से हम संख्या में चीज़ बता रहे हैं कि मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 2 रबड़ हैं, तो ये सब किस में आ गया? संख्यावाचक में। आपको पता है काउंटिंग किसको कहते हैं। तो जहाँ पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इनको हम गिन सकते हैं, गिनकर उनकी विशेषता बता सकते हैं तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जिस तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, बिल्कुल उसी तरीके से संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं। वही निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिस तरीके से निश्चित परिमाणवाचक में निश्चितता थी, उसी तरीके से निश्चित संख्यावाचक में भी निश्चितता होगी। मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 2 रबड़ हैं, मेरे पास 5 खिलौने हैं, तो यहाँ पर एक जो क्वांटिटी है, जो काउंटिंग है, वो एक निश्चित है, तो वो सब क्या कहलाएगी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके से जहाँ अनिश्चितता हो, जैसे मैंने लिखा है कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, यानी कि बच्चों की हम गिनती नहीं कर सकते। कुछ में हो सकता है कि 10 बच्चे नहीं पढ़ना चाहता है, हो सकता है कि किसी क्लास में 5 बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते हों, लेकिन संख्या है, लेकिन वो क्या है? निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब अगर हम कहें कि मेरे पास 4 पेन है, मैं 4 किलो आलू लाया, ठीक है, अब 4 पेन तो संख्यावाचक में गिन लिया, 4 किलो परिमाणवाचक में गिन लिया, दोनों में अंतर क्या है?
तो दोनों में अंतर ये है कि 4 पेन मतलब 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन 4 किलो आलू में आलू ज़्यादा भी हो सकते हैं, आलू कम भी हो सकते हैं। वज़न उसका 4 किलो है, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े आलू लेकर आऊँ तो शायद 8-9 आलू ही आए, और अगर मैं छोटे छोटे आलू लाऊँ, बहुत छोटे, तो शायद बहुत सारे जिन्हें मैं काउंट नहीं करना चाहूँ, ऐसे आलू हों जो कि जिनकी संख्या निश्चित ना हो। तो जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं हो रही है, उनको वजन में गिना जा रहा है, तो वो परिमाणवाचक है, चाहे अब उसके आगे संख्या आ जाए। ठीक है। और जहाँ पर गिनती की जा रही है वहाँ गिनती ही हो रही है। उसके बाद आता है हमारा चौथा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, आपने नाम सुना है, अभी परिभाषा में सुना है। सार्वनामिक किससे बना है? सर्वनाम से। यानी कि सार्वनामिक विशेषण में स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब विशेषता तो संज्ञा की बताई जाती है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताने से पहले सर्वनाम आता है, और वह सर्वनाम हमेशा संज्ञा की विशेषता की ओर इशारा कर रहा होता है। यानी कि जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उसकी तरफ संकेत करे, उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब मोटी है, अब किताब की विशेषता मोटी हो जाती है, यानी विशेषण तो क्या हो गया? मोटी। यहाँ पर संज्ञा क्या हो गई? किताब। और किताब मोटी है, इसलिए हमें किससे पता चल रहा है? यह से। यह किताब मोटी की तरफ एक संकेत दे रहा है, एक इशारा दे रहा है कि यह किताब मोटी है। तो जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे, इशारा करे, वहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। ठीक है। इस सार्वनामिक विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार: निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्न सूचक और संबंध सूचक। अब हमने ये पढ़े हैं, सर्वनाम के भेद हैं ये चारों। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्वनाम के भेद हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वही स्थिति है जो सर्वनाम निश्चय होते हैं, ठीक है, जो हमें निश्चितता का बोध कराए, वो सारे सर्वनाम अगर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हुए वाक्य में आते हैं, तो वो कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। यह, वह, वे। ठीक है। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निश्चित नहीं है, कोई, कब, किसी, कहाँ, ये अगर संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसी तरीके से प्रश्नवाचक, कौन, कहाँ, कैसे। ठीक है। तो ये सारे शब्द जब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, तो वो प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, संबंध बोधक, चौथा नंबर हमारा। संबंध बोधक में आपको पता है, जो वाक्य में किसी के संबंध बताते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा, इनके बीच में योजक चिन्ह भी लगते हैं, जो, वो, यह, वह, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी अगर संज्ञा की विशेषता की तरफ इशारा करते हैं, तो निश्चय वहाँ पर संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। अनिश्चय आपको पता चल गया, जहाँ पर निश्चितता नहीं हो, कोई, किसी आदि। निश्चय में यह, वह, वे। प्रश्नवाचक कौन, कहाँ, कैसे। यहाँ तक तो हमारा विशेषण पूरा होता है। आपको उम्मीद है मुझे कि विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे अपनी उलझन पूछ सकते हैं। इसी के आगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था यानी जो हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं या जो उपमाएं हम देते हैं, किसी की कोई विशेष बात हम कहते हैं, वो भी अपनी 3 कैटेगरीज लेके रखता है, 3 अवस्थाएं वो रखता है अपने पास: सामान्य, उससे अच्छा और सबसे अच्छा।
3 अवस्थाएं होती है। आपने इंग्लिश में भी ये कैटेगरीज पढ़ी है, ठीक है। तो यही विषय कैटेगरी या यही अवस्था जिसे हम हिंदी में अवस्था कह सकते हैं, कैटेगरीज हमारी हिंदी में भी होती है। किसी भी विशेषता के 3 रूप हैं, सामान्य, सामान्य से अच्छा और सबसे अच्छा, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था यानी कि जो सामान्य गुण, जहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं। मैं अच्छी हूँ तो बस मैं अच्छी हूँ, मुझसे अच्छे और हो सकते हैं, मुझसे खराब भी और हो सकते हैं, मेरी तुलना किसी से नहीं, किसी और की तुलना मुझसे नहीं। इसी तरीके से कोई तेज़ दौड़ता है तो ठीक है, उससे तेज़ भी और दौड़ सकते हैं, उससे कम तेज भी कोई दौड़ सकते हैं, लेकिन कहीं कोई तुलना नहीं है, बस एक सामान्य सा गुण है। उसी के बाद उत्तरावस्था, जहाँ पर 2 जनों के बीच में हम तुलना करें, ये अच्छा दौड़ता है, ये बहुत अच्छा दौड़ता है, ये अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है। तो जहाँ 2 लोगों की, 2 गुणों की आपस में तुलना की जाए तो वो उत्तरावस्था कहलाती है। तो जैसे राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदरतर है, ठीक है। और अगर राम सबसे सुंदरतम है, ये उत्तमावस्था है, यानी उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं। ये तीनों अवस्थाएं आ गई। उसके बाद उत्तमावस्था में स्थिति क्या है, गुणों की स्थिति सर्वाधिक, सबसे अच्छी, उससे ज़्यादा अच्छा न कोई न उस और हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदरतर है, और राम सुंदरतम है, यानी उससे सुंदर कोई नहीं हो सकता। जब गुणों की सबसे उत्तम अवस्था यानी सबसे बेस्ट स्थिति जो होती है वो उत्तमावस्था कहलाती है। इसमें तुलना के दौरान कोई बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत ही नहीं, सबसे अच्छा हो सकता है या सबसे खराब हो सकता है। जो भी गुण है, मतलब वैसा गुण किसी और में हो ही नहीं सकता। जब ऐसी अवस्था आती है तो उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। आपकी किताब में पूरी एक सारणी दी गई है, तालिका दी गई है इन तीनों अवस्थाओं के लिए, कौन से शब्द से कौन से आगे के शब्द बनते हैं। कुछ 2-3 शब्द मैंने बताए हैं, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। इस तरीके से पूरी सारणी दी गई है, आप उसे अपनी बुक में ज़रूर देखें। यहीं पर आपका अध्याय समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे आगे, और एक बार पढ़ने के बाद जब आपको समझ में नहीं आए तो आपकी अपनी समस्याएं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।